जून 2025 में एक ब्रिटिश F-35B स्टील्थ फाइटर जेट केरल में आपातकालीन लैंडिंग के बाद फंस गया। हाइड्रोलिक विफलता के कारण यह उड़ान भरने में असमर्थ है। यह अब मजाक का मामला बन चुका है। नई दिल्ली, 14 जून 2025 को ब्रिटिश रॉयल नेवी का एक F-35B स्टील्थ फाइटर जेट केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपात परिस्थितियों में ऐसे उतरा कि उसके दोबारा उड़ान भर पाने को लेकर हमेशा के लिए एक सवाल पैदा हो गया। जब इस लड़ाकू विमान ने इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इजाजत मांगी थी, तब तक इसकी कीमत 85 मिलियन पाउंड, लगभग 25,940 रुपए थी। लेकिन अब सोशल मीडिया पर इसे OLX पर बेचने तक के सलाह दिए जाने की नौबत आ चुकी है। ईंधन की कमी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग के बाद दुनिया में सबसे ताकतवर और अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों से एक इस अमेरिकी स्टील्थ फाइटर जेट के साथ जो कुछ हुआ है, वह एक अंतर्राष्ट्रीय मामला बन चुका है। यह केस कुछ हद तक हास्यपूर्ण, काफी हद तक तकनीकी और एक सीमा तक झालत का मामला बना हुआ है। यह स्टील्थ जेट HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है। यह हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के साथ युद्धाभ्यास करने आया था। तभी खराब मौसम और कम ईंधन के कारण पायलट कैप्टन माइक को डिस्ट्रेस कॉल करना पड़ा। भारतीय वायुसेना ने तुरंत कार्रवाई की और जेट को सुरक्षित रूप से तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर उतारा गया। शायद इस हवाई अड्डे ने कभी नहीं सोचा होगा कि वह 5वीं पीढ़ी के इस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान की इस तरह की मेजबानी करेगा जो खत्म होने का नाम ही न ले पाए। जैसे ही F-35B ने लैंड किया, उसकी मुश्किलें और बढ़ गईं। हाइड्रोलिक फेलियर के कारण यह उड़ान भरने में असमर्थ हो गया। F-35B के लिए यह एक गंभीर समस्या है, क्योंकि यह शॉर्ट टेक ऑन और वर्टिकल लैंडिंग STOVL सिस्टम पर निर्भर है। रॉयल नेवी की एक टेक्निकल टीम AW101 मर्लिन हेलीकॉप्टर से जल्द ही वहां पहुंची, लेकिन अगले 2 हफ्तों तक मरम्मत के सभी प्रयास विफल हो चले गए। दिन बीतते गए और फाइटर जेट हवाई अड्डे के VIP बे 4 पर खड़ा रहा। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF इसकी सुरक्षा करती रही। केरल की लगातार बारिश भी इसे भिगो रही थी। भारतीय अधिकारियों ने एयर इंडिया की MRO सुविधा के माध्यम से हैंगर स्पेस की पेशकश की, लेकिन ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने शुरू में इसे ठुकरा दिया। उनका कहना था कि वे जेट की स्टील्थ टेक्नोलॉजी को तीसरे पक्ष से बचाना चाहते हैं। इस इनकार ने सोशल मीडिया पर अटकलों की बाढ़ ला दी। कुछ लोगों को जासूसी का शक था। कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि भारत फाइटर जेट को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश कर सकता है, जबकि भारत की इसे खरीदने की अभी तक कोई योजना नहीं है। भारत की सैन्य रणनीति अभी भी रूसी सिस्टम पर निर्भर है। भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्रोग्राम भी अभी वर्षों दूर है। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। एक मीम में F-35B को OLX पर सेकंड हैंड फाइटर जेट के रूप में लिस्ट किया गया था। उसमें लिखा था नए टायर के साथ। वहीं केरल पर्यटन ने मजाकिया अंदाज में ट्वीट किया कि जेट भी गॉड्स ऑन कंट्री का विरोध नहीं कर सका और उसका यहां से जाने का मन नहीं कर रहा। ब्रिटिश सरकार जेट को तसल्ली से मरम्मत के लिए हैंगर के अंदर ले जाने के लिए शुरू में इसलिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ मानसून से नुकसान का ही डर था। वे इसकी संवेदनशील तकनीक को बचाना चाहते थे। इसमें एडवांस सेंसर और रडार से बचने वाली सामग्री शामिल है। इस सुरक्षा चिंता के कारण यूके भारत की तकनीकी सहायता की पेशकश को भी ठुकराता गया, जबकि भारत एरोस्पेस इंजीनियरिंग में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब ब्रिटेन और अमेरिका के तमाम इंजीनियरों की इंजीनियरिंग फेल हो गई, तो आखिरकार ब्रिटेन इसे मरम्मत के लिए एयरपोर्ट पर इसी काम के लिए उपलब्ध एक हैंगर में शिफ्ट करने पर सहमति जताई और भारत को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इस बीच जेट के लंबे समय तक रुकने से उस पर लगने वाला खर्चा भी बढ़ता गया। लाइवमिंट की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग के अनुसार बे 4 के लिए पार्किंग शुल्क RSC से 261 प्रतिदिन है। इस तरह से 22 दिनों में यह बिल RSF आज 77,742 लाख से अधिक हो गया। क्योंकि अब यह विमान मरम्मत के लिए हैंगर में पहुंच गया है, तो उसका किराया और ज्यादा बढ़ सकता है। ब्रिटिश अधिकारियों ने स्टील्थ कोटिंग को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वे बढ़ते बिल या राजनयिक कानाफूसी से नहीं बच सके। सोशल मीडिया पर यह अफवाहें भी उड़ी कि इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग हुई थी या भारतीय सुखोई ने हवा में इंटरसेप्ट किया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया पेशेवर और विवेकपूर्ण रही। IAF ने F-35B को सुरक्षित रूप से लैंड कराया। भारतीय अधिकारियों ने बार बार लॉजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध कराए।
अब संभावना है कि अगर रविवार को ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स एयरबस A400M एटलस से पहुंची इंजीनियरों की स्पेशल टीम इसे उड़ाने लायक बनाने में नाकाम रहे तो इसे अमेरिका में बने C-17 ग्लोबमास्टर पर वापस घर भेजने की कोशिश की जाएगी। राफेल जेट बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन के चेयरमैन और CEO एरिक ट्रैपियर के हवाले से एक फ्रांसीसी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने अपना एक राफेल लड़ाकू विमान खो दिया है, लेकिन उन्होंने कहा था कि ऐसा दुश्मनों के साथ युद्ध के दौरान नहीं हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद से ही राफेल लड़ाकू विमान लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। 6-7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। उसके बाद से पाकिस्तान दावा करता रहा है कि उसने भारत के कम से कम 3 राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। हालांकि भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने यह तो स्वीकार किया है कि उसके कुछ विमान गिरे हैं, लेकिन अभी तक ये बताने से परहेज किया है कि कितने विमान गिरे हैं और गिरने वाले विमान कौन कौन से हैं। अब राफेल लड़ाकू विमान को लेकर फ्रांस एयरफोर्स के प्रमुख ने पहली बार खुलासा करते हुए कहा है कि भारत को एक राफेल लड़ाकू विमान का नुकसान हुआ है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक फ्रांसीसी वायुसेना प्रमुख जनरल जेरोम बेलांगर ने कहा है कि उन्होंने 3 भारतीय विमानों के नुकसान के सबूत देखे हैं, जिनमें एक मिराज 2000, एक Su-30 MKI और एक राफेल फाइटर जेट हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि भारत ने अपना राफेल पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के दौरान नहीं खोया, यानी पाकिस्तान लड़ाकू विमानों ने राफेल को नहीं गिराया, बल्कि राफेल गिरने की असल वजह टेक्निकल है। यूरेशियन टाइम्स ने कहा कि शुरुआती नुकसाने के बाद भारत ने फौरन अपनी रणनीति बदली और फिर पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तानी वायुसेना को इस ऑपरेशन में भारी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने उसके बाद पाकिस्तान के 3 JF-17 थंडर, 2 मिराज 3V, एक F-16 ब्लॉक 52 और एक C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को मार गिराया। यूपी इलीगल कन्वर्जन रैकेट, अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा की आलिशान कोठी पर बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण के काले कारनामे उजागर होने के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। जनगणना को लेकर सरकार ने इस बार कई खास तैयारियां की हैं। इस बार जनगणना डिजिटल तरीके से होगी। इसमें लोग वेबसाइट पर जाकर खुद से अपनी डिटेल्स भर सकेंगे। इस जनगणना में जाति के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। भारत में पहली बार जनगणना डिजिटल तरीके से होगी। इस बार जनगणना के लिए लोगों से जानकारी लेने का तरीका बदल गया है। चीफ जस्टिस गवई ने कहा है कि जमानत नियम है, जेल अपवाद का सिद्धांत भुला दिया गया है। उन्होंने मनीष सिसोदिया जैसे मामलों में जमानत देते समय इसे फिर से स्थापित करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI BR गवई ने कहा है कि आजकल जमानत नियम है, जेल अपवाद वाला सिद्धांत लोग भूल गए हैं। यूनेस्को की महानिदेशक ओंद्रे अजूले ने कहा है कि स्थायी शांति के साधन के रूप में विरासत में दृढ़ विश्वास मौजूदा संघर्ष क्षेत्रों में यूनेस्को के प्रयासों का मार्गदर्शन करता है। यूनेस्को द्वारा जारी एक बयान के अनुसार पेरिस में सोमवार को विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 1979 में 12 थी, जो आज बढ़कर 1200 से अधिक हो गई है। ब्रिक्स देशों ने सीमा पार भुगतान प्रणाली पर चर्चा की है। रियो डी जनेरियो शिखर सम्मेलन में इस बारे में घोषणा हुई। नेताओं ने वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों को आगे बात करने को कहा है। क्या आपको लगता है कि ब्रिटिश रॉयल नेवी के F-35B स्टील्थ फाइटर जेट की तिरुवनंतपुरम में हुई आपातकालीन लैंडिंग और उसके बाद की घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर हुई प्रतिक्रियाएं उचित थीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हिंदी या अंग्रेजी में जरूर शेयर करें। लॉग इन करें और अपनी बात रखें।